नमस्कार, द लीडर हिंदी के लिए मैं वसीम अख्तर एक बड़ी शख्सियत पर बात करने के लिए मैं आपके बीच हाजिर हूँ। निरंकार देव सेवक जी का नाम सभी ने सुना होगा। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने जितना लिखा है, जितनी रचनाएं उनकी सामने आई हैं, जितना साहित्य उन्होंने लोगों के बीच दिया है, वो यकीनन बेशकीमती है, काबिल तारीफ़ है। लेकिन जितना सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था शायद नहीं मिल सका है। ख़ास तौर से अगर हम बरेली की बात करें, जो उनकी जन्मभूमि है, यहाँ उनको उतना सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। यहाँ तक कि बहुत से लोग उन्हें अब भूल चुके हैं। उनका घर अगर हम बात करें तो एक साहित्य के तौर पर एक बड़ा काम उनके घर से होता रहा है। बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ आए हैं, जिससे बरेली की एक ख़ास पहचान हुआ करती थी उस दौर में। उनकी यादें उस घर में अभी भी शेष हैं, लेकिन जिस तरह पहले वहाँ साहित्यिक महफिलें हुआ करती थीं वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, और जहाँ मंच बनता था वो जगह भी अब उस घर का हिस्सा नहीं रही है। लेकिन आज भी अगर उनका आप साहित्य पढ़िए तो उसमें यकीनन बच्चों के लिए बहुत सी ऐसी सीख मिलती है। बच्चों को गुदगुदाने के लिए उनका साहित्य आज भी काम आता है। उनके साहित्य का अगर हमें आकलन करना है, अंदाज़ा लगाना है, तो उस दौर के बड़े साहित्यकार उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। चाहे वो अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन हों या फिर और भी बड़े साहित्यकार उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। उनकी प्रशंसा में उन्होंने बहुत सी बातें उसी दौर में कही हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। भले ही पुण्यतिथि पर उन्हें कम लोग याद करते हैं, लेकिन उनमें कई नाम ऐसे हैं जो उन्हें याद करके आज भी उनकी आंखें भीग जाती हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम उनकी बहू पूनम सेवक का है। पूनम सेवक बताती हैं कि लोग कहने के लिए कह देते हैं कि बहू हमारी बेटी है, लेकिन निरंकार सेवक देव जी ने इसे साबित करके दिखाया। उन्होंने कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो बहू से बात कर रहे हैं, बल्कि उनका लहजा एक बेटी से भी ज़्यादा मोहब्बत भरा अपनी बहू के लिए होता था। वो बहुत सी चीज़ें पूनम सेवक बताती हैं कि जो उनकी शख्सियत को बड़ा करती हैं। बच्चों के लिए ही नहीं, उन्होंने बड़ों के लिए भी साहित्य लिखा है। जिस तरह से पूनम सेवक देव कहती हैं कि जब वो बाल साहित्य की रचना करते थे तो उनमें एक बच्चा ही झलकता था। वो अपनी कविताएं हमारे सामने रखा करते थे और उसमें बड़ी कविताएं हैं। अगर पढ़ें उसमें तो लगता है कि इतने पहले वो इतनी बड़ी रचनाएं लिख गए हैं। चाहे वो चंदा मामा दूर के हों, दूर देश से आई तितली रानी, हाथी राजा, और भी बहुत सी ऐसी कविताएं हैं बच्चों के लिए जो यकीनन बच्चों को सीख भी देती हैं, उन्हें गुदगुदाती भी हैं। द लीडर भी उनकी पुण्यतिथि पर निरंकार देव सेवक जी को नमन करता है। उनके सामने भी एक गीत था उनका, हृदय नहीं अधीर पर नयन तुम्हें पुकारते, पापा जी गा के सुनाते थे। और एक समय का देवता हूँ मैं, उनका गीत लिखा हुआ, जैसे किनारे किनारे चला जा रहा हूँ। तो उनके सामने तो अगर हम कभी एक बार वो आ गए खाना लेने के लिए और मैं मतलब वो उनका वो गीत गा रही थी, हृदय नहीं अधीर पर नयन तुम्हें पुकारते, तो मुझे बड़ा एकदम डर लगने लगा कहीं ये कुछ कहे ना। तो उन्होंने मुझसे कहा भी कि बेटी तुम रुक क्यों गई। तो उनके सामने तो इतना वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर उनके जाने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जब मैं म्यूजिक सिखाती हूँ तो थोड़ा इनका मैं अगर इसकी धुन बनाऊँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैंने उनकी कई गज़लों की और गीतों की धुन बनाई। सेवक जी की गज़ल है स्वर मेरा। किसको अच्छा किसे बुरा कहिए, क्या बात। किसको अच्छा किसे बुरा कहिए, खुद को कहिए किसी को क्या कहिए, खुद को कहिए किसी को क्या कहिए, किसको अच्छा किसे बुरा कहिए, किसको अच्छा किसे बुरा कहिए। आप जो कुछ कहे जिसे चाहे, आप जो कुछ कहे जिसे चाहे, आदमी को आदमी को आदमी को तो मत खुदा कहिए, आदमी को तो मत खुदा कहिए, किसको अच्छा किसे बुरा कहिए।
जिनसे कोई न मिल सके राहत, क्या बात है। जिनसे कोई न मिल सके राहत, उसको किस मर्ज की दवा कहिए, बहुत खूब। उसको किस मर्ज की दवा कहिए, किसको अच्छा किसे बुरा कहिए। परिवार में पहले सेवक जी के पिताजी शायरी लिखते थे, लेकिन सेवक जी ने भी साहित्य लिखा, प्रौढ़ साहित्य भी लिखा, बाल साहित्य भी लिखा, लेकिन बाल साहित्य में उनको पूरी तरह से विख्यात हो गए। लेकिन जो उनका प्रौढ़ साहित्य था वो पूरी तरह से सामने उजागर नहीं हो पाया। प्रौढ़ साहित्य में भी उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, जैसे पहली किताब चिंगारी, स्वास्तिका, जीवन बोलता है, इस तरह से कई किताबें लिखी हुई हैं और वो संकलित भी हैं कई। लेकिन बाल साहित्य में उससे पहले किसी ने नहीं लिखा। जो सेवक जी के पिताजी थे वो शायरी लिखते थे। नहीं कि कुछ भी लिखने के लिए उनको एकांत की ज़रूरत नहीं होती थी, वो तो उनका एक अलग कमरा था, अलग कमरा था। उस टाइम में हमारे घर में करीब 14 पेपर आते थे, न्यूज़पेपर 14 पेपर आते थे, वहाँ पेपर पढ़ते थे। और लिखने के लिए उनका कोई अलग जगह नहीं थी, कोई शांति नहीं थी, कुछ नहीं था। जब उनको लिखना होता लिखते थे। उससे बच्चे भी उनके पास, मेरे 2 बच्चे पुनीत और ऋचा, दोनों, एक बेटा एक बेटी, दोनों उनके पास छोटे थे, चक्कर काटते रहते थे, लेकिन कभी वो मतलब बच्चों को चिल्लाते थे ही नहीं। मैंने उनको अपने जीवन में कभी गुस्सा होते नहीं देखा। और वो कुछ समय लिख लेते थे, पता नहीं होता था। हाँ, लिखने के बाद वो सुनाते ज़रूर थे, और जिस समय वो सुनाते थे वो कहते थे बेटी मैंने आज एक कविता लिखी सुनाऊँ। और जिस समय वो सुनाते थे तो आपको यकीन नहीं होगा, ऐसा लगता था जैसे कोई सचमुच में कोई बच्चा सुना रहा है। जैसे बच्चों की कविताएं लिखते थे, वैसे ही लगता भी ऐसा था जैसे बच्चा सुना रहा है। हम दोनों उन दोनों बच्चों को बैठाल के कविता सुनाते थे। हंसी भी बिल्कुल एकदम ऐसी थी जैसे कोई इतनी उम्र में बिल्कुल एकदम ऐसे हंसते थे जैसे कोई बच्चा हंस रहा है। कभी भी जैसे हमने उनको मंच पे भी कविता सुनाते सुना है, देखा है। जाते तो बहुत कम थे घर से, जल्दी कहीं जाते थे, किसी भी कवि गोष्ठी में, किसी कवि सम्मेलन में बहुत मुश्किल से जाते थे। वो लिखने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, कहीं किसी उसमें ज़्यादा जाने में उनको कोई ज़्यादा वो नहीं था, रुचि नहीं थी। कोई बुला के आता था, पहुंचा देता था, तब जाते थे, वरना नहीं जाते थे। लेकिन जिस समय वो सुनाते थे तो उनको देख के बहुत खुशी होती थी। सच में ऐसा लगता था जैसे कोई बच्चा सुना रहा है। उन्होंने एक रचना लिखी थी, तुम बनो किताबों के कीड़े। तो वो ऐसे लिखते थे, तुम बनो किताबों के कीड़े हम खेल रहे मैदानों में, तुम बनो किताबों के कीड़े हम खेल रहे मैदानों में। तुमको है पंडित जी का डर, तुमको है पंडित जी का डर, कहे ABCDEFG। हम बने तितलियों के फिरते, पता नहीं, हम आगे याद नहीं है पूरी तरह से। अच्छा, जैसे एक उनकी चंदा मामा, एक छोटी सी कविता वो सुनाते थे। जैसे मेरी बेटी को अक्सर उनने वो कविता सुनाई थी कि चिड़िया कहती टी टुट टुट, मुझको भी दे दो बिस्कुट। चिड़िया कहती टी टुट टुट, मुझको भी दे दो बिस्कुट। भूखी हूँ मैं खाऊंगी, खा पी कर उड़ जाऊंगी। इस तरह की छोटी छोटी 4 लाइन की कविता बच्चों को बहुत सुनाते थे। अच्छा, जैसे चंदा मामा दूर के जो थे, चंदा मामा दूर के जो साथ लिए तारे, इस तरह से जो कविता वो पापा जी की लिखी हुई नहीं है। चंदा मामा दूर के उनकी दूसरी कोई कविता है। ये जिसने भी लिखा है कि जो उनकी लिखी हुई है वो उनकी लिखी नहीं। चंदा मामा दूर के है तो चंदा मामा दूर के हेडिंग वही है, शीर्षक वही है, लेकिन वो कविता दूसरी है। वो ध्यान है आपको? मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि एक कविता नहीं है, बहुत सारी। हमने बचपन में, हम लोग बचपन में जब बहुत छोटे थे, हम ऐसी 2nd 3rd में पढ़ते थे, तब हमने एक खेल खेलते थे, हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। तब तो हमें जो समझता था जो खेल है, सब लोग खेलते हैं, हम भी खेल रहे हैं। लेकिन जब मेरी शादी हो गई उसके बाद मुझे पता चला कि ये कविता तो पापा जी ने लिखी है, कविता है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। और वो कविता मुझे पूरी अब तक याद है। पता नहीं वो पूरी सही है, गलत है,
कविता आज भी मेरी आंखों के सामने कभी नहीं आई। इतनी किताबें हैं, उसमें वो कविता कहीं नहीं छपी हुई है, लेकिन लिखी हुई पापा जी की है, सेवक जी की लिखी हुई है, ये मुझे पता है। जितनी याद है जरा सुनाइए। हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। फिर मछली कहती है इतना पानी। फिर हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। फिर मछली कहती इतना पानी। इस तरह से पूरी कविता, वो गले तक पानी आ जाता है। फिर एंड क्या है कविता का, वो मेरे सामने आज तक नहीं आया, ना मुझे कहीं लिखी हुई मिली, जो मैं बाद में कहीं लिख देने की कोशिश करती। नहीं, जो वो स्कूल में आपको मिली थी वो कोई बताता था? स्कूल में बताता नहीं था, बच्चे खेलते थे, हम भी खेलते थे। अच्छा, बच्चे खेलते थे, मतलब हरा समझ, जैसे बच्चे इक्कड़ दुक्कड़ खेलते हैं, गुट्टे खेलते हैं, पचगुट्टे, ऐसी वो खेल था, तो हम लोग भी खेलते। तब तो ये समझते थे कि ऐसे ये खेल है। लेकिन जब शादी होने के बाद में मुझे बहुत टाइम के, मतलब सेवक जी के भी बहुत टाइम के बाद में, मुझे उनकी डेथ के बहुत टाइम के बाद पता चला कि ये तो कविता है लिखी हुई पापा जी की। अच्छा, जब यहाँ आप शादी होकर आई तो उस समय उनसे जो मिलने जुलने वाले थे या उस तरह की जो महफिल होती थी वो कैसे, कुछ याद हो तो बताइए। उस समय की कवि गोष्ठियाँ तो आजकल कभी भी देखने को मिलती ही नहीं है, जैसी कवि गोष्ठी हमने सेवक जी के घर में देखी थी। उस समय हमारा एक बहुत बड़ा सा हाल हुआ करता था, अब तो वो घर बिक गया, बेच दिया, तो बहुत छोटा सा घर बना लिया। उन्हीं के, सेवक जी की यादगार में, उन्हीं के आशीर्वाद है ये भी। लेकिन तब बहुत बड़ा एक हाल हुआ करता था, वहाँ पे हम लोग ज़मीन में दरी बिछा देते थे और थोड़ी बहुत कुर्सियाँ साइड में ऐसी लगी रहती थी। उस समय की जो गोष्ठियाँ होती थी उसमें होरीलाल नीरब जी, नागार्जुन जी, शेमचंद सुमन जी, बहुत इस तरह के लोग आते थे। एक रमेश रावत जी थे, वो आते थे, कहीं बदायूं रोड पे कहीं रहते थे। पूरा कमरा भर जाता था और कभी गोष्ठी जब तक ख़त्म नहीं होती थी तब तक कोई घर से जाता नहीं था हिल के। ऐसी गोष्ठियाँ हमने देखी हैं और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं होती थी। आजकल तो ऐसी कवि गोष्ठी में कभी देखने को मिलती ही नहीं। उनकी पर्सनालिटी का तो ये है, जितना उनका नाम है, उन्होंने जैसे कि वर्ल्ड में पहले बाल गीत साहित्य लिखा था, उससे पहले किसी ने नहीं लिखा। पहला बाल गीत साहित्य सेवक जी ने लिखा था। जिस तरह से उनका नाम विख्यात है उस तरह से उनके विचार और व्यवहार भी था। उनका इतना अच्छा व्यवहार था, मैं आपको बताऊं, हम हमेशा सेवक जी घर में ऐसे रहे कि जैसे कोई अपने पिता के घर में रहता है। हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ उनके साथ में रह के कि ये मेरे पिता नहीं ससुर हैं। अच्छा, एक बेटी समझ। हाँ बिल्कुल, मतलब कहना तो बहुत आसान है, सभी कहते हैं कि बेटी है, लेकिन शायद वो सिर्फ कहते हैं। लेकिन मैंने सेवक जी के घर में बेटी का जीवन जिया है, उसके अलावा कभी भी वो नाराज नहीं होते थे। मैं जहाँ आज यहाँ बैठा हूँ, काफ़ी यहाँ कुछ बदल गया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये तो एक प्रकार का साहित्य का तीर्थ स्थल है जहाँ हम बैठे हैं। मुझे याद आ रहा है 1993 जब हमारा केंद्र आरंभ हुआ था, तो हम निकले हुए थे कुछ साहित्यकारों को, बरेली, आकाश केंद्र बरेली जी। तो हम निकले हुए थे कि कुछ साहित्यकारों से मुलाकात हो जाए, कुछ शायरों से, कवियों से, ताकि हम उनको वहाँ पर आमंत्रित कर सकें और केंद्र में कुछ कार्यक्रमों का आरंभ कर सकें। उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया, उनसे मिलने के लिए पता किया मैंने कि वो कहाँ रहते हैं। तो जो उनकी पुत्रवधू जिनका अभी इंटरव्यू चल रहा था, उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा मैं सेवक जी से मिलना चाहता हूँ, कहाँ है वो? तो उन्होंने इशारा किया, तो मैंने देखा कि एक तख्त बिछा हुआ है और तख्त पे बहुत सारे अखबार रखे हुए हैं और वो उन अखबारों से जूझ रहे हैं, उन अखबारों को पढ़ रहे हैं। बहुत सारे अखबार थे, केवल एक बनियान पहने हुए थे, वो तहमत शायद बांधे हुए थे। तो मैंने कहा कि मैं इस तरीके से आकाशवाणी बरेली से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे केंद्र पर आएँ। तो वो बच्चों का कार्यक्रम, जो अंकुर कार्यक्रम है, आज भी चल रहा है वो कार्यक्रम, उसमें हमने कुछ बच्चों को बुला रखा था। उनके बीच में बैठ कर के उन्होंने बच्चों को अपनी बाल कविताएं सुनाई। एक से एक कविताएं थीं। अब मुझे कोई कविता इस वक्त तो याद नहीं है। वो एक कविता थी उनकी, तितली आई तितली आई, इस प्रकार की एक कविता थी। दूर देश से आई तितली, वो उन्होंने सुनाई। और तब मुझे ये मालूम पड़ा कि सेवक जी एक ऐसे बाल साहित्यकार हैं जो कि देश के शायद पहले बाल साहित्यकार हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि शायद वो विश्व के ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने बच्चों पर सबसे लिखना पहले आरंभ किया। बच्चों पर बहुत कम लोगों ने लिखा है और जो सेवक जी ने लिखा है
वो वास्तव में एक बहुत अमूल्य निधि है। और बातचीत में फिर ये भी सामने आया कि उनकी हरिवंश राय बच्चन जी से बड़ी मित्रता थी। कई एक संस्मरण उन्होंने उनके सुनाए और उस बारे में ज़्यादा तो हमें जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो सबसे पहले जो उनके पुत्र प्रदीप सेवक थे, उनका टेलीफोन मेरे पास गया लैंडलाइन पे, कैसे जब पापा जी नहीं रहे। तो हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे बहुत सारे साहित्यकार जुटे हुए थे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जगह से लोग आए हुए थे। तो हमने उनसे बात करके उनके बारे में बातचीत की और फिर एक 15-20 मिनट का कार्यक्रम उसी शाम हमने प्रसारित किया।